हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का जो एक्ट है, और स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 8 से, जो है एनालिसिस ऑफ फूड। तो ये चैप्टर बात करता है किस तरीके से एनालिसिस होगा फूड का, कौन कौन से लोग यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं फूड का, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से किया जाएगा, सैम्पलिंग वगैरह किस तरीके से क्रिएट की जाएगी, कलेक्ट की जाएगी, उसके बारे में चैप्टर बताता है। बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 43 से। सेक्शन नंबर 43 बताता है रिकॉग्निशन एंड एक्रीडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड रेफरल फूड लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे जो फूड अथॉरिटी है, वो यहाँ पे नोटिफाई कर सकती है कुछ फूड लेबोरेटरीज को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, जो कि एक्रीडिटेड होंगी बाय नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के द्वारा, या फिर किसी अदर एक्रीडिटेशन एजेंसी जो कि बनाई गई है फॉर द पर्पस ऑफ कैरी आउट एनालिसिस ऑफ सैंपल। मतलब कोई और, या फिर कोई, मतलब ये दोनों होंगी, या तो फिर इनके अंदर कोई जो भी एक्रीडिटेशन एजेंसी बनाई गई है, जो कि किस पर्पस के लिए बनाई गई है, कैरी आउट करने के लिए एनालिसिस को, जो भी सैंपल्स होते हैं फूड, मतलब जो भी सैंपल्स होते हैं वो फूड एनालिसिस जो करते हैं इस एक्ट में। तो मतलब कौन करता है यहाँ पे, याद रखिएगा, फूड अथॉरिटी करती है, और वो नोटिफाई करती है फूड लेबोरेटरीज को और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, और जो कि इन लोगों के द्वारा एग्रीडिटेटेड होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए एक तरीके से। वही लोग यहाँ पे फूड की एनालिसिस कर सकते हैं सैंपल्स ऑफ फूड को। ठीक है, फिर जो फूड अथॉरिटी होंगी वो एस्टेब्लिश कर सकती है और रिकॉग्नाइज कर सकती है, नोटिफिकेशन इशू करके, एक या एक से ज्यादा रेफरल फूड लेबोरेटरीज को। और जो लेबोरेटरीज हैं वो कैरी आउट करेंगी फंक्शन जो भी उनको इंटरेस्टेड किए जाएंगे इस एक्ट के दौरान। मतलब इस एक्ट में उनको जो फंक्शंस मतलब रेफर किए जाएंगे, या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं इसके द्वारा। तो मतलब यहाँ पे फूड अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, नोटिफिकेशन इशू करके एक या एक से ज्यादा फूड लेबोरेटरीज को जो कि कैरी आउट करेंगी सारे फंक्शंस जो भी उनको इस एक्ट के थ्रू दिए गए हैं, रूल्स में बनाए गए हैं। फिर उसके बाद एक मिनट, उसका जो फूड अथॉरिटी है वो यहाँ पे फ्रेम कर सकती है रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशंस वगैरह बना सकती है, उसमें स्पेसिफाई कर सकती है कि क्या फंक्शन होगा यहाँ पे फूड लेबोरेटरी एंड फूड रेफरल फूड लेबोरेटरीज का। और जो भी लोकल एरिया होगा जिसके यहाँ पे वो अपने फंक्शन करेंगे, मतलब क्या उनका लोकल एरिया होगा जिस एरिया में वो फंक्शन करेंगे, ये सब वो बताएंगे फूड अथॉरिटी वाले। फिर दूसरी बात है कि जो प्रोसीजर बताएंगे किस तरीके से सबमिशन होगा लेबोरेटरीज के सैंपल्स का, जो कि फूड एनालिसिस या टेस्ट किए गए हैं, और जो कि फॉर्म्स वगैरह बताए लेबोरेटरीज की रिपोर्ट का, देयर देयर ऑन एंड द फीस पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिपोर्ट्स। तो मतलब यहाँ पे प्रोसीजर बताया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो लेबोरेटरी है वो अपना सबमिट करेगी यहाँ पे सैंपल्स को, जो भी उन्होंने आर्टिकल और फूड को एनालिसिस किया, उनके टेस्ट किए, और किस फॉर्म में वो रिपोर्ट सेंड करेंगे, और किस तरीके से उनको फीस वगैरह पे की जाएगी जो भी रिपोर्ट उन्होंने बनाई है उसके लिए। और कुछ अदर मैटर्स होंगे नेसेसरी जो लगते हैं, एक्सपीडिएंट लगते हैं उनको अनेबल करने के लिए, उन लेबोरेटरी को कैरी आउट करने के लिए फंक्शंस, तो वो भी उनको दिए जाएंगे। मतलब कुछ अदर मैटर्स जो नेसेसरी लगते हैं, एक्सपीडिएंट लगते हैं, मतलब जरूरी लगते हैं, तो उनको वो चीजें भी दी जाएंगी कैरी आउट करने के लिए फंक्शन इफेक्टिवली तरीके से। अब सेक्शन नंबर 44 है रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी फॉर फूड सेफ्टी ऑडिट। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का या एजेंसी का फूड सेफ्टी ऑडिट करने के लिए। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है कि ऑफिशियल एग्जामिनेशन करना प्रेजेंट स्टेज किसी भी चीज की प्रेजेंट स्टेट जो है उसके बारे में एग्जामिनेशन वगैरह करना। जैसे ऑडिट आपने सुना होगा, सीए लोग बहुत ऑडिट करते हैं, तो सीए के काम से, लेकिन सीए तो वो करता है अकाउंटिंग वगैरह, बाकी चीजों के भी ऑडिट बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ये ऑडिट का मतलब होगा। तो यहाँ पे उन ऑर्गेनाइजेशन का भी रिकॉग्निशन बता रहे हैं, या एजेंसीज का। तो यहाँ पे जो फूड अथॉरिटी है, देखिए हर जगह फूड अथॉरिटी बता रही है, वो रिकॉग्नाइज कर रही है या तो ऑर्गेनाइजेशन को या एजेंसीज को फॉर द पर्पज ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिट। फूड सेफ्टी ऑडिट के लिए कि वो चेक करेंगे कंप्लायंस हो रही है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, जो कि रिक्वायर्ड है इस एक्ट या इस रूल्स रेगुलेशंस के द्वारा, वो यहाँ पे कंप्लाई हो रहा है कि नहीं।
तो ये ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसी का फंक्शन होगा। अब सेक्शन नंबर 45 है फूड एनालिसिस। तो जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है, तो यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, ऊपर सब जगह फूड अथॉरिटी कर रही थी, लेकिन फूड एनालिसिस को कौन, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है वो नोटिफिकेशन करके यहाँ पे अपॉइंट कर रहा है कुछ पर्सन को, मतलब सच पर्सन, मतलब जितने पर्सन को थिंक फिट, मतलब ठीक लगते हैं कि हाँ इतने पर्सन की जरूरत है, जिनके पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, मतलब बताई हुई है, कि वो फूड को एनालिसिस करेंगे उस लोकल एरिया में जो एरिया उनको असाइन किया गया है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के द्वारा। मतलब कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ने जो एरिया बताया है उस एरिया में ये पर्सन क्या करेंगे, फूड को एनालिसिस करेंगे। अब लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन हु हैज एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी अपॉइंटेड टू बी फूड एनालिसिस अंडर दिस सेक्शन। तो कोई पर्सन का जहाँ पे अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस मैन्युफैक्चरिंग सेल में किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड में, तो उस पर्सन को वहां पे उस फूड के लिए फूड एनालिसिस नहीं बनाया जाएगा। और प्रोवाइड फर्दर में लिखा हुआ है कि डिफरेंट फूड एनालिसिस को अपॉइंट किया जा सकता है डिफरेंट आर्टिकल ऑफ फूड्स के लिए। मतलब सपोज करिए कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है ना, कोई मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट को एनालिसिस कर पाता होगा, तो कोई वेजिटेबल्स वाले फूड्स को, कोई बाकी जो रॉ फूड्स होते हैं, मतलब किसी भी तरीके के अलग अलग तरीके से जो होंगे वो डिफरेंट टाइप के लिए डिफरेंट बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ फूड के लिए डिफरेंट फूड एनालिसिस को बनाया जा सकता है। अब है सेक्शन नंबर 46 जो कि बात करता है फंक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट। तो फंक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट का वो तो जब मतलब क्या फंक्शन होगा फूड एनालिसिस्ट का, जैसे ही उनको यहाँ पे कोई पैकेज मिलता है, ऑन रिसीप्ट ऑफ अ पैकेज जो भी कंटेन करता है यहाँ पे कोई भी सैंपल जो कि उनको एनालिसिस करना है, या तो उनको यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर के थ्रू मिला है या किसी अदर पर्सन के थ्रू मिला है, तो जो फूड एनालिसिस्ट होगा वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा सबसे पहले कि जो सील कंटेनर और जो आउटर कवर है और जो उसका स्पेसिमेन इंप्रेशन रिसीव हुआ है, मतलब जो भी उसके साथ रिसीव हुआ है सेपरेटली, वो उसकी कंडीशंस को नोट करेगा, सील वगैरह की जो भी है, मतलब कि सही तरीके से वो चीज़ रिसीव हुई कि नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है ना बीच के बीच किसी ने टेम्पर किया हो, तो वो ये पहले सबसे पहले क्या देखे, कंपेयर करेगा सील और कंटेनर वगैरह और जो भी आउटर कवर है और जो स्पेसिमेन इंप्रेशन उसके साथ साथ रिसीव हुए हैं सेपरेटली, मतलब तो उनको यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन देखेगा। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि जो सैंपल और कंटेनर जो है, अगर वो फूड एनालिसिस के द्वारा रिसीव हुए हैं, वो उनको लगता है कि ये ब्रोकन है, ब्रोकन कंडीशन में है, अनफिट है एनालिसिस करने के लिए। मतलब देखिए अगर उसने जो ऊपर क्या किया था, ऊपर उसने कंडीशंस वगैरह को पहले चेक किया था, अब चेक करने के बाद उसको लगता है कि जो सैंपल या कंटेनर वगैरह रिसीव हुआ है वो यहाँ पे ब्रोकन है और अनफिट है एनालिसिस करने के लिए, तो विद इन 7 डेज क्या करेगा, जिस दिन भी उसको वो चीज रिसीव हुई थी वो इन्फॉर्म कर देगा यहाँ पे, मतलब जिस दिन भी उसको ये चीजें रिसीव हुई थी 7 डेज जो भी वो सैंपल रिसीव हुआ था उसके बाद वो इन्फॉर्म कर देगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, और उसके बारे में और उसकी रिकॉग्निशन, और मतलब फिर उनको रिक्वायर करेगा कि वो यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ द सैंपल को सेंड करें, मतलब यहाँ पे ये तो ब्रोकन है, आप फिर से मुझे दूसरा सेकंड पार्ट ऑफ सैंपल भेजें, ऐसा वो बोलेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, पहले इन्फॉर्म करेगा और उसके साथ उसको बोलेगा कि आप ये भेजें। फिर दूसरी बात है कि फूड एनालिसिस जो है वो यहाँ पे कॉस्ट करेंगे एनालिसिस कराने के लिए सच सैंपल्स ऑफ फूड आर्टिकल्स को जो भी उनको सेंड किए जाते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर को या फिर कोई अदर पर्सन जो भी ऑथराइज किया गया है इस एक्ट में। तो जो फूड एनालिसिस्ट है वो यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे उन सैंपल्स ऑफ फूड आर्टिकल्स ऑफ फूड को जैसा कि उनको यहाँ पे सेंड किया गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा या फिर कोई अदर पर्सन के द्वारा इस एक्ट में। और जो फूड एनालिसिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, विद इन 14 डेज जैसे ही उनको वो सैंपल रिसीव हुआ एनालिसिस करके सेंड करेंगे, क्या करेंगे, मतलब सबसे पहले उनको वो फूड रिसीव हुआ तो फूड रिसीव होने के बाद वो क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे उस सैंपल का, और उसके बाद वो क्या करेंगे कि विद इन 14 डेज एनालिसिस करने के बाद जब उनको सैंपल रिसीव हुए थे वो क्या करेंगे, सेंड करेंगे सच सैंपल जो भी उनको रिसीव हुए हैं अंडर सेक्शन 38 और सेक्शन 47। तो 38 और 47 में क्या कर रहे थे कि कोई जो ऑफिसर है फूड से रिलेटेड वो यहाँ पे उनको सैंपल्स वगैरह भेज रहा था, तो वो क्या करेंगे कि जैसे उनको यहाँ पे सैंपल रिसीव हुए हैं तो वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को 4 कॉपीज
ऑफ रिपोर्ट जो भी इंडिकेट करेंगी कि किस तरीके से मेथड एंड सैम्पलिंग एनालिसिस वगैरह की जा रही है, वो बताएंगे। मतलब जैसे ही वो 14 डेज के अंदर जब भी उनको सैंपल मिलता है एनालिसिस करने के लिए, वो क्या करेंगे, सेंड करेंगे सैंपल जो भी उनको रिसीव हुए सेक्शन 38 और 47 में। तो वो पहले डेजिग्नेटेड ऑफिसर को 4 कॉपीज ऑफ रिपोर्ट, जिसमें वो इंडिकेट करेंगे किस तरीके से, मतलब क्या मेथड है यहाँ पे सैंपलिंग एनालिसिस किया जा रहा है। और उसके बाद अगर कोई सैंपल जो सेक्शन 40 में रिसीव हुआ था, मतलब सेक्शन 40 में क्या था कि जो परचेजर था, मतलब जिस पर्सन ने परचेज किया फूड आर्टिकल को, वो पर्सन अगर यहाँ पे फूड एनालिसिस कराना चाहता था क्योंकि उसको कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो यहाँ पे कैसा था कि जब भी सैंपल रिसीव हुआ अंडर सेक्शन 40 में, तो कॉपी ऑफ रिपोर्ट इंडिकेटिंग द मैटर ऑफ मेथड ऑफ सैंपलिंग एनालिसिस, तो यहाँ पे वो सेंड की जाएगी टू द पर्सन हु हैड परचेज सच आर्टिकल। अब मतलब यहाँ पे क्या था कि किसी परचेजर ने यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए बोला था सैंपल, तो यहाँ पे उसकी रिपोर्ट किसको भेजेंगे कि किस तरीके से एनालिसिस का, मतलब किस मेथड से एनालिसिस किया जा रहा है सैंपलिंग का, वो पर्टिकुलर परचेजर को भेजेंगे विद अ कॉपी ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर। और उसकी एक कॉपी, मतलब उसकी एक कॉपी साथ ही साथ किसको भेजेंगे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भेजेंगे। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है इन केस द सैंपल कैन नॉट बी एनालिसिस विद इन 14 डेज ऑफ इट्स रिसीप्ट। अब अगर क्या हुआ कि सैंपल जो है उसको 14 डेज के अंदर ही एनालिसिस नहीं किया कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो जो फूड एनालिसिस है वो इन्फॉर्म कर देगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को और साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को, और उसमें रीजन स्पेसिफाई कर देगा कि क्यों यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है उसको एनालिसिस करने में। अब जो भी यहाँ पे पर्सन है, जिस मतलब अपील अगेंस्ट द रिपोर्ट ऑफ फूड एनालिसिस, अगर कोई फूड एनालिसिस से यहाँ पे अपील करना चाहता है फूड एनालिसिस के खिलाफ, तो वो यहाँ पे पहले डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बताएगा, और डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा कि मैटर यहाँ पे रेफर करना है फूड लेबोरेटरी को जो भी नोटिफाइड की गई है फूड अथॉरिटी के द्वारा या नहीं, उनके ओपिनियन को। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, अगर अपील करना है फूड एनालिस्ट के खिलाफ, तो सबसे पहले डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बता देना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा कि रेफर करना है फूड रेफरल लेबोरेटरी को जो कि नोटिफाई की गई है फूड अथॉरिटी के द्वारा उनके ओपिनियन के लिए या नहीं। अब सेक्शन 47 है यहाँ पे सैम्पलिंग एनालिसिस। तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, अब यहाँ पे देखिए कौन करवा रहा है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो। यहाँ पे अगर टेक करता है सैंपल एनालिसिस कराने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो सैंपल लेके यहाँ पे एनालिसिस कराना चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको यहाँ पे करना पड़ेगा कि नोटिस देगा इन राइटिंग में अपनी इंटेंशन को, कि वो एनालिसिस कराना चाहता है फूड का उस पर्सन को जिससे वो सैंपल ले रहा है, या फिर वो पर्सन को जिसका नेम एड्रेस अदर पर्टिकुलर, और उस पर्सन को जिसका यहाँ पे मतलब नेम एड्रेस और अदर पर्टिकुलर्स डिस्क्लोज है। मतलब अगर वो किसी तरीके के फूड को यहाँ पे एनालिसिस कराना चाहता है, तो सबसे पहले अपनी इंटेंशन को राइटिंग उस पर्सन को बताएगा जिससे वो सैंपल वगैरह ले रहा है, या फिर उस फूड पे कुछ नेम एड्रेस अदर पर्टिकुलर्स डिस्क्लोज है तो उस पर्सन को। फिर लिखा हुआ एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस एज प्रोवाइडेड बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट। अगर कोई स्पेशल केसेस लगता है उनको छोड़ के, जो कि इस एक्ट में बताए गए होंगे, उनके अलावा क्या करेगा, सैंपल्स को डिवाइड कर लेगा इनटू 4 पार्ट। सबसे पहले क्या करेगा, किसी भी सैंपल को सबसे पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और मार्क करेगा सील और फेस्टन अब करेगा वो ईच पार्ट में उस मैनर में, और वो परमिट करेगा एज इट्स पर नेचर परमिट, जैसा कि उस फूड का नेचर वगैरह परमिट करता है। और साथ ही साथ जिस पर्सन से यहाँ पे वो ले रहा है उसके सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ले लेगा उस पर्सन के जिससे वो सैंपल ले रहा है। मतलब सपोज करिए कि मैं किसी के यहाँ पे गया, किसी मैन्युफैक्चरर के यहाँ पे, मैंने उसके यहाँ से सैंपल को कलेक्ट किया, तो मैं सैंपल को कलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करूंगा और सब में सील लगा दूंगा उस मैनर में जैसा कि उस फूड का नेचर परमिट करता है। और साथ ही साथ जिस मैन्युफैक्चर से मैंने वो चीज बरामद की है, उसको मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन वो करे, जिस भी पर्सन से मैंने वो गुड्स लिए हैं, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस तरीके से।
अब जो पर्सन है, वेयर सच पर्सन रिफ्यूजेस टू साइन, अब वो जो पर्सन है अगर वो रिफ्यूज कर रहा है साइन करने से या थंब इम्प्रेशन लगाने से, तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो कॉल कर सकता है यहाँ पे एक या एक से ज्यादा विटनेसेस को, जो कि वहां पे सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन करेंगे इन ल्यू ऑफ द सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ सच पर्सन। तो वो जो पर्सन यहाँ पे विटनेस बन के आए हैं, एक या एक से ज्यादा, वो पर्सन यहाँ पे थंब और सिग्नेचर अगर कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो पर्सन इन ल्यू ऑफ करेंगे, मतलब इस पर्सन, ये पर्सन नहीं कर रहा, इस पर्सन की जगह पे वो पर्सन कर देंगे कि हाँ सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, मतलब उसकी जगह पे कर देंगे, मतलब वो जो जिस मैन्युफैक्चरर से हमने बोला था कि आप थंब इम्प्रेशन वगैरह लगाइए सिग्नेचर करिए, वो मना कर रहा है, तो उसकी जगह पे किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं, एक या एक से ज्यादा विटनेसेस को, और वो यहाँ पे सील या साइन उस पर्सन की जगह पर कर देंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि वन ऑफ द पार्ट फॉर द एनालिसिस टू द फूड एनालिसिस अंडर द इंटीमेशन टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब मतलब क्या होता है कि उसका एक पार्ट, हमने चार पार्ट बनाए थे, चार पार्ट में से एक पार्ट क्या करेंगे, फूड एनालिसिस को भेज देंगे और साथ ही साथ इंटीमेट कर देंगे, मतलब बता देंगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। और फिर उसके बाद जो दो पार्ट्स हैं, सेंड टू पार्ट्स ऑफ टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर, तो एक पार्ट तो हमने यहाँ पे दे दिया फूड एनालिसिस को कि आप फूड एनालिसिस करिए और उसकी इंटीमेशन मतलब उसके बारे में बता दिया डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, और बाकी जो दो पार्ट हैं वो हम डेजिग्नेटेड ऑफिसर को दे देते हैं कि वो अपनी सेफ कस्टडी में रखे। और जो रिमेनिंग पार्ट था, मतलब केवल एक ही पार्ट बच रहा है ना, उसको हम यहाँ पे फॉर द एनालिसिस टू एन एक्रीडेटेड लेबोरेटरी। तो अब हम किसी, तो जो चौथा पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, उसको हम यहाँ पे एक्रीडेटेड लेबोरेटरी को भेज रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पे फूड बिजनेस ऑपरेटर यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर इफ तो रिक्वेस्टेड, मतलब यहाँ पे फूड बिजनेस ऑपरेटर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसका भी इंटीमेशन हम किसको देंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, रिमेनिंग वाले को, जो फोर्थ वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे एक्रीडेटेड लेबोरेटरी को भेज रहे हैं, उसकी भी इंटीमेशन डेजिग्नेटेड ऑफिसर को देंगे। और अगर ऐसा कब करेंगे, जब रिक्वेस्ट किया गया हो फूड बिजनेस ऑपरेटर के द्वारा तभी। अब देखिए, प्रोवाइड दैट इफ द टेस्ट रिपोर्ट्स रिसीव्ड, अब जब भी टेस्ट रिपोर्ट्स रिसीव हो जाती हैं क्लॉज फर्स्ट एंड क्लॉज थर्ड में, और दोनों में वेरिएंस है, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली ये है कि जहाँ पे फूड एनालिसिस ने जो किया, और जो फोर्थ वाली उसने फूड एक्रीडेटेड लेबोरेटरी ने जो टेस्ट किया, मतलब एक फूड एनालिसिस कर रहा था टेस्ट और दूसरा कौन कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था एक्रीडेटेड लेबोरेटरी, तो दोनों में अगर वेरिएंस है, दोनों में फर्क है, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो शैल वन पार्ट ऑफ सैंपल केप्ट इन हिज कस्टडी, तो इसके पास तो दो पार्ट थे ना, जो हमने यहाँ पे सेकंड क्लॉज में डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास दो पार्ट भेजे थे, ठीक है, सेफ कस्टडी में रखने के लिए, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करेगा, उसमें से अपने में से, मतलब जब भी आपको लगता है कि यहाँ जो रिपोर्ट आई है उसमें वेरिएंस है दोनों रिपोर्टों में, एक जो लेबोरेटरी ने बनाई है वो अलग है, फूड एनालिसिस ने बनाई है अलग, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या करेगा, जो उसके पास सेफ कस्टडी में जो था फूड सैंपल, वो वन पार्ट ऑफ सैंपल को क्या करेगा, रेफर कर देगा रेफरल लेबोरेटरी के पास एनालिसिस करने के लिए। मतलब अब जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो अपने दो सैंपलों में से एक सैंपल क्या कर रहा है, रेफरल लेबोरेटरी के पास भेजता है एनालिसिस करने के लिए, और जो उनका डिसीजन आएगा रेफरल लेबोरेटरी का, वो यहाँ पे फाइनल माना जाएगा। अब लिखा हुआ है व्हेन द सैंपल ऑफ एनी आर्टिकल और एडल्ट्रेन इज टेकन, अब जब भी यहाँ पे कोई सैंपल किसी आर्टिकल ऑफ फूड और एडल्ट्रेन का लिया जाता है, तो वो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होगा वो इंटीमेट करेगा सक्सीडिंग वर्किंग डे में, सेंड करेगा सैंपल फूड एनालिसिस को फॉर द एरिया कंसर्न एनालिसिस एंड रिपोर्ट। तो जब भी यहाँ पे कोई कोई सैंपल लिया जाता है, यहाँ पे कोई भी फूड या एडल्ट ट्रेंड का, आर्टिकल ऑफ फूड का, एडल्ट ट्रेंड का, तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो यहाँ पे सक्सीडिंग वर्किंग डे में सेंड कर देगा सैंपल को फूड एनालिसिस के द्वारा, जो उस एरिया में वो फूड एनालिसिस है, एनालिसिस करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए। अब वेयर द पार्ट ऑफ सैंपल सेंड फॉर फूड एनालिसिस इज लॉस्ट और डैमेज्ड, अब क्या हुआ कि जो भी पार्ट यहाँ पे भेजा गया फूड एनालिसिस के पास, तो फूड एनालिसिस के पास भेजने में लॉस हो गया, डैमेज हो गया, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है, अगर उसको बोला गया, मतलब उससे रिक्वायर किया गया कि, मतलब उसके उसको किसी ने बोला, उसको बोला गया डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ऑन रिकॉग्निशन मेड टू हिम
बाय फूड एनालिसिस, कि फूड एनालिसिस क्या करेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बताएगा कि जो भी सैंपल वगैरह मुझे मिलने वाला था वो लॉस्ट या डैमेज हो गया है, या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो dispatch one of the part of the sample sent to him for फूड एनालिसिस फॉर एनालिसिस। तो अब फिर उसके बाद क्या करेगा, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा वो डिस्पैच कर देगा एक पार्ट ऑफ सैंपल जो उसके पास था फूड एनालिसिस करने के लिए। फिर जो आर्टिकल ऑफ फूड है और एडल्ट्रेंट है जो सीज किया गया था, अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, मतलब जो भी आर्टिकल ऑफ फूड था या एडल्ट्रेंट था, अगर उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, तो उसको प्रोड्यूस किया जाएगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, और कम से कम 7 दिन के अंदर, मतलब 7 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसी रिपोर्ट आ जाती है फूड एनालिसिस की, मतलब जो भी फूड या फूड आर्टिकल था या एडल्ट्रेंट था, वो अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया गया तो उसको डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास भेज देना पड़ेगा जितना जल्द हो सके, 7 दिन के अंदर कम से कम। और जब भी मतलब रिपोर्ट आती है जिस दिन से फूड एनालिसिस की, उस दिन से। अब इफ एप्लीकेशन इज मेड टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर, अगर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास कोई एप्लीकेशन की गई इस बिहाफ में किसी भी पर्सन के द्वारा, जिस पर्सन के फूड आर्टिकल को यहाँ पे सीज किया गया है, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो ऑर्डर करके राइटिंग में फूड सेफ्टी ऑफिसर को बोल देगा कि प्रोड्यूस करिए सारे आर्टिकल्स जो भी हैं उनके पास, मेरे पास पेश करिए। मतलब डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अगर किसी ने राइटिंग में रिक्वेस्ट किया, जो पर्सन है जिसके गुड्स वगैरह सीज हुए, तो वो क्या करेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर वो यहाँ पे ऑर्डर पास करेगा राइटिंग में कि जो भी चीज आपके पास है वो मेरे पास पेश करिए विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, उस टाइम पीरियड में जैसा कि बताया गया है उस ऑर्डर में। और इन केस द इम्पोर्टेड आर्टिकल ऑफ फूड, द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल टेक सैंपल। अब अगर कोई इम्पोर्टेड आर्टिकल्स हैं, अगर किसी इम्पोर्टेड आर्टिकल्स की बात हो रही, मतलब जो आर्टिकल्स ऑफ फूड है, मतलब जो बाहर से मंगाए हुए फूड आर्टिकल्स हैं, तो उसके लिए कौन होगा, ऑथराइज फूड ऑफिसर होगा। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे कौन किसका रोल आएगा, ऑथराइज फूड ऑफिसर जो है वो यहाँ पे सैंपल लेगा उस चीज का और उसको सेंड कर देगा फूड एनालिसिस के पास, जो कि नोटिफाइड लेबोरेटरीज के हैं, कि वो एनालिसिस करें। और वो सेंड करेंगे अपनी रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 5 डेज टू ऑथराइज ऑफिसर। तो जब भी मतलब कोई भी इंपोर्टेड आर्टिकल्स हैं, तो उसके लिए कौन करेगा, ऑथराइज ऑफिसर करेगा। वो क्या करेगा, वो सैंपल ले लेगा उन फूड आर्टिकल्स का, और वो फूड एनालिसिस के लिए भेज देगा नोटिफाइड जो भी है लेबोरेटरीज के द्वारा उनके पास, और वो एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट को सेंड करेंगे विद इन 5 डेज ऑथराइज ऑफिसर को ही, मतलब जिसने उनको सैंपल्स वगैरह लेके भेजे थे। और जो भी यहाँ पे अब सिक्स सेक्शन जो है, सिक्स सब सेक्शन बात करता है कि जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है या ऑथराइज्ड ऑफिसर है या फूड एनालिस्ट है, मतलब यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है या फूड एनालिस्ट है, मतलब सभी लोग जो हैं वो यहाँ पे फॉलो करेंगे जो भी प्रोसीजर स्पेसिफाइड किया गया रेगुलेशंस के द्वारा। तो मतलब ये सारे पर्सन्स को वही फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया रेगुलेशंस के द्वारा। तो आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 8।